नमस्कार साथियों, विजन लाइफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान होता है तो वो है मजदूर। मजदूर की मेहनत ही देश को आगे बढ़ाता है और हम अगर मजदूर की भला के बारे में न सोच पाए तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश भारत की श्रमिक लॉ के बारे में, मतलब कि हमारे देश में श्रमिकों के लिए कौन कौन से कानून हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे तो जान पाएंगे कि श्रमिकों को लेकर कब और क्या कानून लाया गया। साथियों, अगर आप पहली बार हमारी इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे। साथ ही साथ वीडियो से अच्छी जानकारी मिले तो इसे शेयर करना न भूले। हमारा मकसद केवल लोगों में अवेयरनेस लाना है। साथियों, संसद में श्रम सुधार विधेयकों के पारित होने पर 23 सितंबर 2020 को ट्वीट संदेश में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि काफी समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार संसद द्वारा पारित किए गए हैं। ये सुधार हमारे मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। वे न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के भी उम्दा उदाहरण हैं। नई श्रम संहिता न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। साथ ही यह श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। ये सुधार कामकाज के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में योगदान देंगे, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी। इन श्रम सुधारों से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी। ये भविष्य पर केंद्रित कानून हैं जो अनुपालन को कम करते हुए लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज को दूर करते हुए उद्यमों को सशक्त बनाएंगे। इन सुधारों में श्रमिकों और उद्योग दोनों की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी की ताकत के इस्तेमाल की बात की गई है। साथियों, ये बात कहाँ तक सही हो पाती है और कहाँ सही हुई है, ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बताएं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये श्रमिक कानून है क्या। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको सही से समझ आएगा। आपको सही से समझ आए, इसीलिए इस श्रमिक सुधार कानून को 8 भागों में टॉपिक वाइज हमने बताया है। परिचय। 18 साल से सिर्फ चर्चा। सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते। 4 कोड और कानूनों के जाल से मुक्ति। सबको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। सबको सामाजिक सुरक्षा। श्रमिकों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का हक। उद्योग अब विवाद समाप्ति की ओर। अब बात करें पहले टॉपिक परिचय की। सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के सपने में श्रमिकों के सशक्तिकरण की जरूरत है। आजादी के 73 साल बाद भी लगभग 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित व असंगठित क्षेत्र में 50 करोड़ से ज्यादा है। पहली बार किसी सरकार ने इन संगठित व असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों और उनके परिवारों की सुध ली है। पहले श्रमिक वर्ग जो कई कानूनों के जाल में उलझे हुए थे, उन्हें सही मायने में आजादी दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को अब सिर्फ 4 कोड में समाहित कर सरल करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, ताकि अब श्रमिकों को सम्मान के साथ सुरक्षा भी, सेहत भी और सहूलियत भी सहजता से मिले। अब बात करें टॉपिक नंबर 2। 18 साल से सिर्फ चर्चा। संगठित और असंगठित क्षेत्र को मिलाकर देश में लगभग 50 करोड़ श्रमिक वर्ग है।
इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि लगभग 90% है, वह असंगठित क्षेत्र में है। इन 4 श्रम संहिताओं यानी कोड्स के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी श्रमिकों को श्रम कानूनों का लाभ मिलेगा। अब संगठित व असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी तथा असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षाएं मिल पाएंगी। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जून 2002 में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह सिफारिश की थी कि भारत में विभिन्न श्रम कानून हैं और यह कहा कि संघीय क्षेत्र में विभिन्न कानूनों को समावेश करके 4 या 5 कोड्स में बदल दिया जाए। इस पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन 2004 से 2014 तक इस पर कोई खास पहल नहीं हुई। श्रम कानून 1991 के आर्थिक सुधारों के दौर में भी सुधारों से वंचित रहे। इन कोड्स को लेकर तब मंथन तेज हुआ जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की क्रांतिकारी मजबूत फैसले लेने की इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ संघीय ढांचे में आम सहमति से जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था साकार हो गई। इसी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रम कानूनों में सुधारों की प्रक्रिया को गति मिली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम कानूनों में सुधार से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया। सबसे पहले मंत्रालय ने चारों प्रारूप संहिताओं को सरकार की पूर्व विधायी नीति के तहत वेबसाइट पर अपलोड किया ताकि सभी हितधारक व आम जनता अपने विचार दे सकें। मंत्रालय ने वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में 9 त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की, जिनमें सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं के संगठनों व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को श्रम सुधारों पर अपने सुझाव व विचारों के लिए आमंत्रित किया। चारों विधेयकों की संसदीय स्थायी समिति ने भी जांच की व अपनी सिफारिशें सरकार को दी। अब बात करें टॉपिक सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते की। श्रमिकों को लेकर मौजूदा सरकार की दूरगामी सोच अक्टूबर 2014 में ही स्पष्ट हो गई थी। सत्ता की कमान संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमेव जयते योजना की शुरुआत कर दी थी। श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2014 को जब श्रमेव जयते की शुरुआत की, तब श्रमिकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा देते हुए कहा था कि जितनी ताकत सत्यमेव जयते की है, उतनी ही ताकत राष्ट्र के विकास के लिए श्रमेव जयते की भी है। श्रमिकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया था ताकि उसकी भविष्य निधि की राशि कहीं भी सुरक्षित तरीके से निकल सके आए। इसके अलावा इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाते हुए निरीक्षक की भूमिका को श्रमिकों को सलाह और मार्गदर्शन देने वाली भी बनाई गई। इसके अलावा श्रम सुविधा के पोर्टल के जरिए उद्योगों को भी सहज रिटर्न की व्यवस्था दी गई। उस वक्त ही सरकार ने साफ कर दिया था कि नजरिया अगर सम्मानजनक हो तो श्रमिक श्रम योगी, राष्ट्र योगी और राष्ट्र निर्माता बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने तभी स्पष्ट किया था कि अब श्रमिकों की नजर से श्रम के मुद्दों को देखना चाहिए। निरंतर सुधारों के साथ श्रमिकों के हितों की फिक्र करते हुए मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बुजुर्ग होने पर उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की पहल की। इसके तहत पीएम श्रमयोगी मान धन योजना भी शुरू की गई। इसमें 60 साल की उम्र में पहुंचने पर बतौर पेंशन 3000 रुपए प्रति माह का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार यह भी पता लगाना चाहती थी कि श्रमिकों के लिए बनाए गए कानूनों की सही स्थिति क्या है, उसका सही मायने में लाभ हो रहा है या नहीं, या फिर कोई ऐसा कानून है जो श्रमिकों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप इसे पूरा देखिएगा, तभी आपको सही से समझ आएगा। अब बात करें अगले टॉपिक 4 कोड और कानूनों के जाल से मुक्ति। श्रम कानूनों में कई प्रावधान अंग्रेजों के शासनकाल के थे। बदलते वक्त के साथ बिना बदलाव के इनमें से कई निष्क्रिय हो चुके थे
या वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं रहे। इससे श्रमिकों के हितों की रक्षा के बजाय उन्हें परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा था। कानूनों का जाल ऐसा था कि एक ही काम के लिए श्रमिकों को 4-4 फॉर्म भरने पड़ते थे। ऐसे में बेकार कानून को मौजूदा सरकार ने रद्द किया और अब 29 कानूनों को 4 कोड में समाहित किया गया है। अब केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के कानूनी अधिकार के लिए वेज कोड में 4, सामाजिक सुरक्षा कोड में 9, OSH कोड में 13 और IR कोड में 3 कानूनों को शामिल किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने संसद से विधेयक पारित कराकर श्रमिकों के जीवन स्तर में आमूलचूल बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसका सकारात्मक और दूरगामी असर श्रमिक और राष्ट्र की मजबूती पर दिखेगा। इन श्रम सुधारों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की गति और बढ़ेगी, रोजगार सृजन और श्रमिकों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन चारों कोड का लाभ संगठित और असंगठित क्षेत्र यानी दोनों तरह के श्रमिकों को मिलेगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि EPF, कर्मचारी पेंशन योजना EPS, कर्मचारी बीमा के तहत सभी तरह की मेडिकल सुविधा के दायरे में सभी श्रमिक आएंगे। अगली टॉपिक है सबको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। 4 श्रम कानूनों को अब न्यूनतम मजदूरी कोड में जोड़ दिया गया है। इससे पहली बार सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिल गया है। मजदूरी कोड वेज कोड 2019 से श्रमिकों को मिलने वाली लाभ है। पहला, आजादी के 73 वर्ष बाद 50 करोड़ संगठित और असंगठित श्रमिकों को वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम हो रहा है। दूसरा, संगठित असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। तीसरा, हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। चौथा, सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी। पांचवा, पुरुष एवं महिला मजदूरों को समान वेतन। छठवां, पहली बार देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को यह अधिकार। सातवां, न्यूनतम मजदूरी की क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए न्यूनतम फ्लोर वेज का प्रावधान। आठवां, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण को आसान बनाया गया। इसे कौशल और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। नौवां, मजदूरी संदाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा को 28 अगस्त 2017 से 18,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपये किया गया। अगली टॉपिक है सबको सामाजिक सुरक्षा। सभी श्रमिकों को सुरक्षा दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 9 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा कोड में जोड़ दिया है, ताकि श्रमिकों के लिए बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ आदि का अधिकार सुरक्षित हो सके। इस कोड के जरिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है, ताकि श्रमिकों को पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसमें चरणवार तरीके से नियोक्ता और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान का तंत्र विकसित होगा। वंचित श्रेणी के श्रमिकों के लिए सरकार अपनी ओर से अंशदान दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020। पहला, छोटे से अंशदान में ESIC के हॉस्पिटल और दवाखाने से मुफ्त इलाज की सुविधा। दूसरा, अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ सभी क्षेत्रों के मजदूरों के लिए ESIC के दरवाजे खुलेंगे। तीसरा, ESIC हॉस्पिटल, दवाखाना और शाखाओं का जिला स्तर तक विस्तार। यह सुविधा 566 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी 740 जिलों में उपलब्ध। चौथा, जोखिम भरे काम में एक भी मजदूर हो तो उसको ESIC का लाभ मिलेगा। पांचवा, नए तकनीक से जुड़े प्लेटफॉर्म व गिग वर्कर्स को ESIC से जुड़ने का अवसर आए। छठवां, बागान मजदूरों को ESIC का लाभ आए। सातवां, खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ना। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। पहला, संगठित एवं स्वरोजगार क्षेत्र के सभी मजदूरों को पेंशन EPFO योजना का लाभ।
दूसरा, असंगठित क्षेत्र को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण। तीसरा, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी में न्यूनतम सेवा कार्यकाल की बाध्यता नहीं। चौथा, निश्चित अवधि फिक्स्ड टर्म के लिए काम कर रहे कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के समान सामाजिक सुरक्षा। पांचवा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डाटाबेस बनाने के लिए पोर्टल से पंजीकरण। सातवां, रोजगार के लिए 20 से अधिक श्रमिक वाले संस्थानों को रिक्तियों की रिपोर्ट ऑनलाइन देनी आवश्यक। आठवां, ईएसआईसी, ईपीएफओ और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। नौवां, बाधारहित सीमलेस सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक सहारे के रूप में काम करेगा। अगली टॉपिक है श्रमिकों को हर परिस्थिति में सुरक्षा का हक। कार्यस्थल पर श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित माहौल के साथ साथ व्यावसायिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 13 श्रम कानूनों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति OSH कोड में जोड़ दिया गया है। इसमें फैक्ट्रियां, खनन, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी सिगार, संविदा श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के हितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। OSH कोड व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति 2020 से मिलने वाली लाभ आगे हैं। पहला, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए OSH कोड में किए गए विभिन्न प्रावधान उनका जीवन यापन सुगम बनाएंगे। दूसरा, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 की कमियों को OSH कोड के द्वारा व्यापक रूप से सुधारा गया। पहले ठेकेदार के द्वारा नियुक्त श्रमिक को ही अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक माना जाता था, लेकिन नए प्रावधानों के तहत प्रवासी श्रमिकों को यह सुविधा दी है कि वो आत्मनिर्भर हों और स्वतः ही अपने आप को नेशनल पोर्टल पर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक के रूप में पंजीकृत कर सकेंगे। इस प्रावधान से श्रमिक को एक कानूनी पहचान मिलेगी, जिससे वह सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा पाएगा। तीसरा, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर को प्रत्येक वर्ष अपने मूल निवास स्थान पर जाने एवं आने के लिए नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चौथा, मजदूर को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। पांचवा, श्रमिक का नियोक्ता द्वारा साल में एक बार मुफ्त चेकअप कराना अनिवार्य। छठवां, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जो कि भवन निर्माण कार्य में मजदूरी करता है, उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भवन निर्माण फंड की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सातवां, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर जिस राज्य में काम करेगा वहां राशन की सुविधा प्राप्त कर सकेगा तथा श्रमिक के अन्य परिवार के सदस्य अपने निवास स्थान वाले राज्य में भी राशन की सुविधा ले सकेंगे। आठवां, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निवारण हेतु हर राज्य में हेल्पलाइन की सुविधा अनिवार्य। नौवां, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का एक नेशनल डाटाबेस बनेगा। 10वां, अब 240 दिन की बजाय 180 दिन ही काम करने पर हर 20 दिन पर एक छुट्टी इकट्ठी होगी। महिला सशक्तिकरण कोड के द्वारा मिलने वाली लाभ जो आगे हैं। पहला, महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजनों में काम करने का अधिकार। महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार एवं यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाएं देने की व्यवस्था करे। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को वर्ष 2017 में संशोधित कर महिला श्रमिकों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया। वह सभी संस्थान जिनमें 50 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं क्रैच की सुविधा को देना अनिवार्य बनाया। अब बात करें अगले और अंतिम टॉपिक की, जो कि है उद्योग अब विवाद समाप्ति की ओर। 3 श्रम कानूनों को औद्योगिक संबंध इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में विलीन करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रेड यूनियन के साथ साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए कदम।
इसमें औद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों के लिए ऐसे हर संभव उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में कहीं भी विवाद की स्थिति न रहे। औद्योगिक संबंध आईआर कोड 2020 के तहत मिलने वाली लाभ। पहला, मजदूर की नौकरी छूटने पर उसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलेगा लाभ। दूसरा, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। यह एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ईएसआई स्कीम के तहत कवर हैं। तीसरा, नौकरी छूटने पर श्रमिक को रिस्किलिंग कौशल प्राप्ति के लिए 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी जो कि श्रमिक के खाते में सीधे दी जाएगी जिससे वह नया कौशल सीख पाएगा। चौथा, मजदूरों को ट्रिब्यूनल से जल्दी न्याय मिलने की सुविधा। पांचवा, ट्रिब्यूनल में मजदूरों के केस का न्याय 1 साल में होगा। छठवां, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे, इससे प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। सातवां, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 51% वोट पाने वाली यूनियन को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया जाएगा जो कि नियोक्ताओं से समझौते कर पाएंगी। आठवां, जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किसी यूनियन को 51% वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो नियोक्ता से समझौतों के लिए ट्रेड यूनियंस की नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। तो ये थे नए भारत का नया लेबर कोड। वीडियो को शेयर जरूर करें।